हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अपन मानव भूगोल क्लास 12 का चैप्टर 2 अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति भील, जिसका अध्ययन अपन ने कल किया था। परिचय के रूप में अपन ने कल भील के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया कि भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, ये किस किस प्रकार की संस्कृति से बिलोंग करते हैं, किस प्रकार से और कितने समय से इस भील जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। कल अपन ने यह भी पढ़ा था कि भील की जो उत्पत्ति है वो द्रविडियन शब्द बीलू से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज, मतलब भेजने वाला, तीर कमान चलाने वाला। दूसरा, संस्कृत मूल क्रिया से भी इसके अर्थ को जानने का प्रयास किया था, जिसके अंतर्गत इसका अर्थ जाना था कि भील शब्द का अर्थ होता है वध करना, मारना, है ना, या वध करना है मारना। ये इसके अलावा अपन ने रामायण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से पुराणों, महाभारत, महाकाव्य के अंतर्गत भील जो है इनकी उत्पत्ति और इनके प्रमाणों के बारे में अध्ययन किया। ये शारीरिक रूप से किस प्रकार के होते हैं, इसका जिक्र भी अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में किया है कि ये कद में छोटे होते हैं और रंग में गहरे काले रंग के होते हैं। इनकी आंखें लाल होती हैं, ये बहुत ही परिश्रमी होते हैं और चोरी करना इनके अंतर्गत इनके धार्मिक स्वरूप में पाप माना जाता है। ये चीजें अपन ने भील जनजाति के बारे में सामान्य रूप से पढ़ ली थी। राजस्थान में अपने बात करें तो भी भील जनजाति राजस्थान में नंबर 2 पे सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जो मुख्य रूप से ऐसे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों को पालवी कहते हैं और मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों को वागड़ी कहते हैं। ये भी बात अपन ने कल कर ली। आज अपन बात करेंगे भीलों के निवास क्षेत्र के बारे में कि भाई भील जनजाति जो है वो कौन कौन से क्षेत्रों में निवासित है, कहाँ कहाँ पर ये निवास करती है। तो अपन पहले से ही इन भील जनजाति के परिचय के अंतर्गत अपन पढ़ चुके हैं कि ये जनजाति इस प्रकार की जनजाति है जो खुले क्षेत्रों में, एकांत क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। मतलब एकांत और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने की वजह से ये जनजाति जो है वो इस प्रकार के प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियों के अंतर्गत निवास करती है। अब पहाड़ी क्षेत्रों की अपन बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से अरावली की पर्वतमाला, विंध्याचल और सतपुड़ा, इसके अंतर्गत ये जनजाति जो है ये बहुत ही अधिक मात्रा में जो है वो पाई जाती है और यहीं पर इनका जो है एकत्रीकरण है। इसके अलावा अपन राज्यों के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनके अंतर्गत इन भील जनजाति का सबसे अधिक केंद्रीकरण है। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में ये जनजाति पाई जाती है और मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में पाई जाती है उन क्षेत्रों की जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु वहां पर मुख्य रूप से मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मानसूनी प्रकार की जलवायु के अंतर्गत अपन समझ सकते हैं कि मौसम के अनुसार जलवायु में आने वाले चेंजेस, जो कि अपन 11वीं क्लास में मानसूनी प्रकार की जलवायु किस टाइप की होती है वो पढ़ चुके हैं। तो मानसूनी प्रकार की जलवायु होने की वजह से वहां पर पर्याप्त मात्रा में वनस्पति और ये सभी प्रकार की स्थितियां जो है वो पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। वनस्पति और कंदमूल वगैरह ये सब चीजें वहां पर इनको आसानी से मिलने की वजह से ये लोग जो है इन क्षेत्रों में सबसे अधिक केंद्रित रहते हैं। आइए अपन ये जनजाति का केंद्रीकरण अपने देश के संदर्भ में कहाँ कहाँ पर है उसका अध्ययन करते हैं। हाँ, तो ये लोग मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं। ये लोग मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत, विंध्याचल व
सतपुड़ा भी पहाड़ियों के अंतर्गत निवास करते हैं कि पहाड़ियों में निवासित है। ठीक, अब लिखिए कहां पर? अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, इन पहाड़ियों में। अब ये देखिए ये पहाड़ियां हैं कहां? छोटा सा यहाँ भारत का मैप ड्रॉ कर लेता हूं। भारत का मैप आप लोगों को सबको पढ़ना सीखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैप का जो है भारत का मैप 2 नंबर का आता है। 2 नंबर का जो है वर्ल्ड मैप के अंदर पूछा जाता है और 2 नंबर का पूछा जाता है राजस्थान के मैप के अंदर। तो आपको मैप की जानकारी भी होनी चाहिए और ड्रॉ करना भी आना चाहिए। वैसे तो मैप अवेलेबल करवाया जाता है, लेकिन आपको लोकल एग्जाम के दृष्टि से या अन्य अध्ययन की दृष्टि से इसको बढ़ाना आना चाहिए। देखिए अब मान लीजिए ये अपने भारत का मैप है। इस भारत के मैप के अंदर अपन अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला कहाँ है? गुजरात के खेड़ब्रह्मा से शुरू होकर के राजस्थान के ठीक बीचों बीच होकर होती हुई एक अर्धचंद्राकार स्थिति में कहां तक जाती है? दिल्ली तक। कहां तक है? दिल्ली तक। इस प्रकार से ठीक, ये अरावली पर्वतमाला हो गई। इसके बाद में विंध्याचल की बात करें तो विंध्याचल कहां है? सतपुड़ा कहां है? अब तो भील जनजाति कहां पाई जाती है? भील जनजाति का मुख्य केंद्रीकरण अपन देखें तो मुख्य रूप से ये यहां पर ही पाई। अब ये भील जनजाति का मुख्य रूप से यहां पर, इस पे राजस्थान भी आ गया, गुजरात भी आ गया, मध्य प्रदेश भी आ गया और महाराष्ट्र। अब भारत में इन 4 राज्यों में और इन 4 राज्यों में कौन कौन से जिलों में जो है वो इनका केंद्रीकरण है उसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए भारत में ये मुख्य रूप से 4 राज्यों में निवासित हैं। अब 4 कौन से? नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, और नंबर 3 गुजरात, और नंबर 4 महाराष्ट्र। अब देखिए राजस्थान में कहां से पाए जाते हैं? देखिए राजस्थान में मुख्य रूप से बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर और डूंगरपुर। कहां का? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर। ये सब के सब जिले आप देखेंगे अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब इसके बाद मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से धार, झाबुआ और रतलाम। झाबुआ व ये सभी जिलों के नाम याद रखिए।
कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति का खंडीकरण है, मुख्य रूप से भील जनजाति कौन से स्थानों पर पाई जाती है, इन्हीं 2 स्थानों के नाम लिखिए। तो आप इस प्रकार से झाबुआ, रतलाम या धार, झाबुआ ले सकते हैं। फिर बात करते हैं गुजरात। गुजरात के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, एक पंचमहल और दूसरा वडोदरा या वडोदरा, पंचमहल और वडोदरा। ठीक, अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद, अहमदनगर और जलगांव और धुले, कितने हैं? 4। औरंगाबाद, अहमदनगर, औरंगाबाद, अहमदनगर और जलगांव और धुले, ये मुख्य रूप से इन स्थानों पर सबसे अधिक मात्रा में भील जनजाति जो है वो देखने को मिलती है। अब इसके बाद में अगर बात करें कि भाई भील जनजाति का जो केंद्रीकरण है वो मुख्य रूप से कहाँ है, तो इनके जो निवास क्षेत्र है वो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत माने जाते हैं, और मानसूनी जलवायु के अंतर्गत माने जाने की वजह से यहाँ पर इन जहाँ पर ये निवास करते हैं उन क्षेत्रों में लगभग 33% के आसपास जो है वनस्पति पाई जाती है ना, और इसी वजह से ये लोग जो है वो इन क्षेत्रों में वनस्पति की वजह से भी निवास करते हैं। दूसरा, वर्तमान में इन जनजातियों को लेकर के, इन दुर्गम क्षेत्रों में निवासित जनजातियों को लेकर के काफी सारी इनके समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं के अंतर्गत है मिट्टी का अपरदन, वनों का अनाच्छादित होना, है ना, ये इस प्रकार की काफी सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से भील जनजाति जो है वो धीरे धीरे वहां पर क्या हो रही है, कम भी हो रही है। उन समस्याओं के ऊपर अभी बात करेंगे। मुख्य रूप से अपन बात करते हैं कि इनके निवास क्षेत्र जो है वो कौन सी जलवायु के अंतर्गत आते हैं, मानसूनी जलवायु के अंतर्गत। इनके निवास क्षेत्रों की जलवायु मानसूनी है। ठीक, अब इसके बाद में ये जहां निवासित हैं वहां पर 33% वन क्षेत्र पाया जाता है। ये लोग जहां निवासित हैं वहां 33% वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा अनाच्छादित पहाड़ियां, अपरदित मिट्टी, वनों की कटाई आदि जो है वो भील जनजाति की बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने अनेक समस्याएं खड़ी कर रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अनाच्छादित पहाड़ियां, अपरदित मिट्टी, अपरदित मिट्टी, वनों की कटाई और कटाई आदि समस्याएं भील जनजाति के लिए, है ना, भील जनजाति के लिए या भील जनजाति की बढ़ती जनसंख्या के लिए या जनसंख्या के आगे समस्या खड़ी कर दी है। आदि समस्याओं ने या आदि समस्याएं जो है, आदि समस्याएं बढ़ती भील जनजाति के सामने
आदि समस्याएं बढ़ती हुई जनजाति के सामने संकट के रूप में, समस्या के रूप में खड़ी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी जनसंख्या में भी कमी आ रही है। अब आना चाहिए पहाड़ियां, मतलब दिनों दिन पहाड़ियों को क्या किया जा रहा है, पहाड़ियों को खुदाई के दौरान, माइंस के दौरान, खनिजों के दौरान उनको धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। दूसरा, इसकी वजह से मिट्टी का अपरदन हो रहा है। अपरदन की वजह से उपजाऊ जो है वो नष्ट हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में भील जनजाति जो है वो इनका मुख्य व्यवसाय लगभग 80% के आसपास तो भील है, वो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, है ना, आदि प्रकार से कृषि कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में जब वो कृषि कर रहे हैं तो अपने मिट्टी के अंदर वो बराबर कृषि नहीं कर पाते, इनकी क्या हो रही है, समस्याएं हो रही है। पर्टिकुलर एक क्षेत्र को छोड़कर के दूसरे क्षेत्र में इनको पलायन करना पड़ रहा है। दूसरा, वनों की कटाई की वजह से भी इनका जो है वो वहां पर काफी सारी इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इनका जीवन जो है वो संकट में माना जाता है। इसकी वजह से भील जनजाति के सामने वर्तमान में काफी सारी ऐसी समस्याएं खड़ी है। ठीक, ये हो गया इनका निवास क्षेत्र। तो निवास क्षेत्र में मैंने क्या पढ़ा कि ये लोग अरावली पर्वतमाला या विंध्याचल या सतपुड़ा, जो भी ये तीनों पर्वत श्रेणियां हैं, जो मैंने मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत ये भील जनजाति निवासित हैं। और मुख्य रूप से भारत में ये 4 राज्यों में निवासित हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और राजस्थान में कहां पर है, मध्य प्रदेश में कहां पर है, महाराष्ट्र में कहां है, गुजरात में कहां है, ये भी आपको जिले वाइज बता दिया है। और इनके निवास क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है, ये भी बता दिया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप की, कि भाई ये कौन कौन से प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक, तो आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के। अब अपना मुख्य टॉपिक है वो क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप, अब आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत अगर बात करें तो भील जनजाति का निवास करती है, ऐसे एकांत और पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है। ऐसे क्षेत्रों में निवास करने की वजह से मुख्य रूप से आखेट, भोजन संग्रह और आदि प्रकार से निर्वहन कृषि और पशुपालन। क्या, एक तो आखेट, भोजन संग्रह और जीवन निर्वहन कृषि जो आदि ढंग से की जाती है, और दूसरा पशुपालन, ये इनका मुख्य व्यवसाय है ना। इसके अलावा ये संग्रहण भी करते हैं, या जिसको कहते हैं कि वनस्पति से विभिन्न प्रकार से अलग अलग कंदमूल है, फल फ्रूट है, इनका संग्रहण भी करते हैं। इस संग्रहण के अंतर्गत मुख्य ये कार्य करने का काम करती है वो स्त्रियां करती हैं। तो इनकी स्त्रियां जो है वो वनों से विभिन्न प्रकार से ऐसे ऐसे जो वन्य कंदमूल है, फल फ्रूट है, इनको जो है वो कलेक्ट करती है। और ये पुरुष जो है ये खेती करते हैं। मुख्य रूप से इनका पहला जो व्यवसाय था वो आखेट था या शिकार था, क्योंकि ये भी आदिम तरीके से जीवन यापन करते थे। और वैसे देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार देखें तो ये मांसाहारी होते हैं और आखेट भी करते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थितियां हैं या ऐसी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों की वजह से या पर्यावरणीय परिस्थितियों की वजह से ये लोग जो है वो काफी सारे भील जो है वो कृषि में इन्वॉल्व हो गए हैं। और कृषि में इन्वॉल्व होने के साथ साथ लगभग 80% की जो पॉपुलेशन है वो अब भीलों की क्या करती है, कृषि करती है। लेकिन मुख्य व्यवसाय के रूप में इनकी बात करें तो ये इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, आखेट। क्या है, आखेट। तो अपन बात करते हैं नंबर 1 पे इनके आर्थिक क्रियाकलाप में। पहला आर्थिक क्रियाकलाप है आखेट। आखेट में शिकार। ये शिकार कैसे करते हैं, तीर कमान से, है ना, क्योंकि इनके नाम से हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ये कैसे होते हैं, तीरंदाजी करते हैं, है ना। और तीर और कमान से जंगली पशुओं का जंगलों में क्या करते हैं, शिकार
शिकार करते हैं। अब देखिए, शिकार करने के साथ साथ इनमें पुरुष और स्त्रियां दोनों का कार्य अलग अलग होता है। पुरुष क्या करते हैं, पुरुष तालाब के किनारे बैठ करके और मछलियां पकड़ते हैं, है ना। और स्त्रियां क्या करती हैं, स्त्रियां जो है वो भोजन संग्रहण का काम करती है। वैसे देखा जाए तो वर्तमान में ये लोग शिकार आगे कम करके और काफी सारी जो जनसंख्या है वो किसके अंतर्गत, लगभग 80% के आसपास ये लोग कृषि कार्य में इन्वॉल्व हो गए हैं, है ना। वैसे पूर्व में देखा जाता है कि बहुत ही महान शिकारी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ये क्या है, कृषक है। आदिम प्रकार से ये कृषि करते हैं और ये लोग जमीन कृषि करते हैं। जमीन का मतलब क्या है, स्थानांतरित कृषि, है ना, जिसको अपन स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ये वो जमीन कृषि करते हैं जिसके अंतर्गत इसको कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्तन और दहन कृषि। अब इस कृषि के अंतर्गत क्या होता है, इस कृषि के अंतर्गत किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र से क्या करते हैं, वनस्पति को काटते हैं और फिर जलाते हैं। जला करके जो राख होती है वो राख उस मिट्टी में मिल जाती है और वही राख उस मिट्टी में उपयोग करके कार्य करती है। ऐसी स्थिति में ये लोग वहां पर 2-3 साल तक कृषि करते हैं, जब तक कि उस मिट्टी में उपजोगपन है। और जैसे ही मिट्टी का उपजोगपन नष्ट हो जाता है, ये लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्लान करते हैं। आगे जाकर के और वनस्पतियों काटते हैं और जलाते हैं, 2-3 साल और करते हैं। इस प्रकार से इनका ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। इस प्रकार के साइकिल में ये सिस्टम चलता रहता है, इसको कहते हैं जूमिंग कृषि। तो ये जूमिंग कृषि कौन करते हैं, ये बीज जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बना करते हैं और ये जूमिंग कृषि कहते हैं। और इनको पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कहते हैं, चीमाता, क्या कहा जाता है, चीमाता। और मैदानी भागों में इनको दजिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, दजिया। अभी मैं यहाँ पे आपको देख करके नोट करवा दूंगा, क्या कहते हैं, दजिया। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कहते हैं चीमाता और मैदानी क्षेत्रों में कहते हैं दजिया। क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि भील जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में भी निवास करते हैं और मैदानी क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। चलिए अपन आगे की बात करते हैं कि आगे के अंतर्गत ये लोग क्या करते हैं। तो जंगलों में ये लोग जो है वो तीर कमान से जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। जंगलों में तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। नेक्स्ट, अब ये किससे करते हैं, तीर व कमान से। किससे करते हैं, तीर व कमान से विभिन्न प्रकार के जंगली जीवों को मारते हैं। इसमें पुरुष क्या करते हैं, तालाब के किनारे बैठ करके और मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अब देखिए, तालाब के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं, पुरुष। समझ में आ गया, ये पुरुषों का काम भी रहता है, शिकार भी करते हैं और मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। दूसरा, ये लोग जो है ये पूर्व में बहुत ही महान शिकारी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ये जो है कृषि करते हैं। पूर्व में ये लोग महान शिकारी, बड़े शिकारी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ये
कृषि कार्य करते हैं। और इस कृषि को क्या कहते हैं? जमीन कृषि। क्या कहते हैं? जमीन कृषि, है ना। इसकी बाउंड्री बनानी की थी, ये जमीन कृषि करते हैं। इसे पहाड़ी क्षेत्रों में चीमाता और मैदानी भागों में क्या कहते हैं? दजिया कहा जाता है। और वर्तमान में लगभग 80% भी जो है वो क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं। तो वर्तमान में कितने भी कृषि कर रहे हैं? वर्तमान में 80% लोग जो है वो भी कौन सा लोग? भील जनजाति लोग कृषि कार्य में शामिल है। ठीक, कितने? 80%। इसके अलावा ये लोग कृषि कौन सी करते हैं? जमीन कृषि करते हैं। तो ये लोग जमीन कृषि करते हैं, जिसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीमांता व मैदानी भागों में दजिया कहते हैं। ठीक, तो ये तो इनके हो गया आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आखेट। कि भाई ये आखेट के अंतर्गत क्या क्या चीजें करते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ गया? इसके अंतर्गत ये आ गया कि भाई ये जो है मुख्य रूप से शिकारी होते हैं और जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। और आखेट जो है इसके अंतर्गत ये तीरंदाज और तीर और कमान से इनका जो शिकार होता है। और तीर कमान के शिकार के साथ साथ ये वर्तमान में जो है हालांकि मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। और दूसरा पूर्व में ये जो मान शिकारी हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ये क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। मतलब 80% से अधिक जो है वो भील कृषि कार्य में इंक्लूड है या इससे जुड़े हुए हैं। और ये लोग जो है मुख्य रूप से कौन से प्रकार की कृषि करते हैं? जमीन कृषि। क्या कृषि करते हैं? जमीन कृषि। और जमीन कृषि जिसके अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के की जाने वाली कृषि है। जंगलों को या वनों को या वृक्षों को काट करके जला करके उस क्षेत्र को उपयोग बना करके और उस क्षेत्र के अंतर्गत की जाने वाली कृषि है, जिसको इनकी भाषा में पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कहते हैं? चीमाता और मैदानी भागों में क्या कहते हैं? दजिया। तो कई बार ये छोटे सवाल में पूछे जाते हैं कि दजिया क्या है या चीमाता क्या है। तो ये या फिर जमीन कृषि को पहाड़ी क्षेत्रों में किस नाम से पुकारा जाता है या जमीन कृषि किससे कहते हैं। तो ये सभी प्रकार की चीजें जो है वो छोटे सवाल के रूप में आपके इसमें कंप्लीट होगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं वो है भोजन। नंबर 2 क्या है? भोजन। अब देखिए भोजन के अंतर्गत ये क्या करते हैं? तो भोजन के अंतर्गत ये मुख्य रूप से इनका जो खाद्य या खाद्यान्न है वो क्या है? मक्का, है ना। अनाज के रूप में मुख्य रूप से इनका भोजन क्या है? मक्का। तो ये मक्का जो है वो अपने भोजन में सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पर अपन भोजन की बात करें तो गेहूं और बाजरा मुख्य भोजन के अंतर्गत माना जाता है। अपने क्षेत्र की अपन बात करें तो ठीक इसी प्रकार इनके भी मुख्य भोजन क्या है? मक्का। दूसरा उत्सव और प्रीति भोज होते हैं। उत्सव और प्रीति भोज, अपने यहाँ प्रीति भोज होता है शादी ब्याह में। तो उत्सव या शादी ब्याह में जो इनका भोजन होता है उसमें क्या बनते हैं? चावल, जिसको ये चोखा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोखा, चावल जो बनते हैं। दूसरी मुख्य भोजन में इनकी एक बात और है, एक प्रोडक्ट है, एक चीज और ऐसी है जो अपने आप में मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं राबड़ी। क्या बोलते हैं? राबड़ी। ये आटे को और छाछ उबाल करके और इस राबड़ी का निर्माण करते हैं। और ये मुख्य रूप से लगभग सभी भील जनजाति के घरों में
ये जो है राबड़ी बनती है। और वैसे रीति रिवाज और सामाजिक परंपराओं के अनुसार देखें तो ये लोग मांसाहारी होते हैं, है ना, ये मांस भी खाते हैं। और दूसरा वैश्य के रूप में देखें तो ये लोग महुआ से बड़ी हुई मदिरा, है ना, महुआ से बड़ी हुई मदिरा का वैश्य भी करते हैं, मतलब ये वैश्य भी होते हैं, ये मदिरा भी पीते हैं, ये मांस भी खाते हैं और ये शाकाहार भोजन भी लेते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से राबड़ी इनका मुख्य भोजन जो है वो माना जाता है। और मुख्य जो इनका खाद्यान्न है वो क्या है, मुख्य अन्न है वो मक्का। ठीक, तो भोजन की बात करते हैं तो इनका मुख्य भोजन क्या है, इनका मुख्य भोजन मक्का है, याद रखना है। दूसरा मुख्य भोजन मक्का है और दूसरा उत्सव और प्रतिभोजन में, उत्सव और प्रतिभोजन में ये लोग किसका निर्माण करते हैं, उत्सव और प्रतिभोजन के अवसरों में क्या बनाते हैं, चावल, अवसरों में चावल, इसको क्या कहते हैं, चोखा बनाते हैं या खाते हैं। ठीक, वैसे हम दक्षिणी भारत की बात करें जहां पर सबसे अधिक मात्रा में इन तटीय भागों पर चावल की खेती की जाती है, वहां पर मुख्य रूप से चावल जो है वो मुख्य भोजन है वहां के लोगों का। लेकिन यहाँ पर भीड़ इत्यादि के लिए ये चावल या चोखा जिसको कहते हैं, ये उत्सव या इस प्रकार के कोई शादी ब्याह के जो अवसर होते हैं, इन अवसरों पर ही उनको खाने को मिलता है। ठीक, इसके बाद में ये लोग जो है वो छाछ और आटे को उबाल करके राबड़ी बनाते हैं। ये राबड़ी लगभग प्रत्येक घर में बनती है। तो छाछ और आटे को उबाल करके लगभग हर घर में राबड़ी बनाई जाती है। छाछ और आटे को उबाल कर लगभग हर घर में राबड़ी बनाई जाती है। ठीक, अब रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार देखें तो ये लोग कैसे हैं, मांसाहारी हैं। रीति रिवाजों व परंपराओं के अनुसार ये लोग मांसाहारी होते हैं, लेकिन वर्तमान में ये सर्वाहारी है, ये शाकाहारी भी लगते हैं। ठीक, इसके बाद में ये लोग महुआ से निर्मित शराब या मदिरा का व्यसन भी करते हैं। ये लोग महुआ निर्मित, ये लोग महुआ निर्मित महुआ से खुद बनाते हैं शराब, महुआ निर्मित मदिरा का व्यसन भी करते हैं। तो ये हो गया इनका मुख्य रूप से भोजन। ये भोजन में क्या लगते हैं, तो भोजन में मुख्य रूप से क्या लगते हैं, मक्का। मुख्य भोजन इनका क्या है, मक्का। और इसके बाद में यदि भोजन उत्सव में ये मुख्य भोजन में क्या लगते हैं, चावल, जिसको क्या कहते हैं, ये चोखा। और इसके बाद में और भोजन में क्या लगते हैं, ये राबड़ी, क्या कहते हैं, राबड़ी, जो छाछ और आटे को उबाल करके लगभग प्रत्येक घर में बनाई जाती है। और रीति रिवाज मांसाहारी भी होते हैं, ये मांस भी खाते हैं। और इसके अलावा ये वैक्सीन भी होते हैं, मतलब मदिरा का
मदिरा पान भी करते हैं, जो खुद महुआ से निर्मित मदिरा निर्मित करके और ये इसका व्यवसाय करते हैं। तो ये क्या आज का हो गया, आखेट हो गया और भोजन हो गया। इसके बाद क्या होते हैं, वस्त्र और निवास क्षेत्र और इनके औजार, बर्तन, ये चीजें जो है वो अपन इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। इस संबंध में यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके या ग्रुप से आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और रेगुलर घर पे बैठ करके और आप पढ़ाई करें, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आपको जरूर ये सब चीज़ें समझ में आएगी। वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते आप लोगों को ऑफलाइन जो स्टडी होती है उसका जो स्वरूप प्रदान नहीं कर पा रहे हैं और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रारूप तैयार करके आप तक ये पहुंचाने का जो कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप अधिक से अधिक लोग जो हैं या अधिक से अधिक बच्चों से जुड़ करके और इसका लाभ उठाएं और ऑनलाइन घर बैठ करके सेफ रहें, घर पे रहें और